हाँ तो मेरे बच्चों लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए वन शॉट एटम एंड न्यूक्लियाई। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा वेटेज रहता है इन चैप्टरों से बच्चों, बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। बस आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, वॉच करना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सको। ठीक है बच्चों। हाँ तो मेरे बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले एटम की डेफिनेशन को दिया गया है। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए एटम को डिफाइन किया था डाल्टन ने। उन्होंने कहा था कि भाई जो इसकी थ्योरी के हिसाब से जो जितने भी तुम्हारे वो होते हैं मैटर्स, वो सारे के सारे मेडअप होते हैं किससे बच्चों? टाइनी पार्टिकल से, जिनको आप लोग क्या नाम देते हो? एटम नाम देते हो। बहुत बढ़िया बात। अगर आप थॉमसन मॉडल की बात करते हो बच्चों, थॉमसन मॉडल में कुछ ऐसा कहा था, सिंपल सी बात, बोले ये जो एटम होता है ये कंप्लीटली भरा होता है किससे बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज थे, पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। कुछ जगहों पर क्या होता है? कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉन होता है। यस, ये इन्होंने बोला कि कोई भी एक एटम है पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसकी रेडियस मिनिमम 10⁻⁻10 मीटर होती है, इन विच द मास एंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी तरीके से इसका जो मास होता है इसमें बिखरा हुआ होता है। और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं बच्चों जी? प्लम पडिंग मॉडल। इसको ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट आता है कि फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल फेलियर क्या हुआ? हालांकि उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ आप एक को ध्यान रखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रल लाइन था, जिसको आप लोग अभी आगे जा करके पढ़ोगे, उसको इन्होंने डिफाइन नहीं किया। हालांकि उसको इन्होंने भी डिफाइन नहीं किया था, उसको बोहर साहब ने डिफाइन किया था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्लास 9th में भी पढ़े हो आप लोग, कुछ नहीं करा था इन्होंने, एक गोल्ड फॉइल लिया था बच्चों, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया था। आपको पता है अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया था। यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी थी जो ZNS की बनी हुई थी। एक्चुअली बच्चों क्या हुआ था, जब यहाँ से इन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल से अल्फा पार्टिकल निकाले, अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्डमेंट कराया उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, बहुत पतली थिकनेस की थी ये, जैसे ही बॉम्बार्डमेंट कराया तो इन्होंने देखा काफी सारे अल्फा रेज जो थे वो सारे के सारे क्या हो गए? पास हो गए। और आपको पता है अल्फा रेस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सारे के सारे पास हो गए, इसका मतलब एटम जो है वो कंप्लीटली इससे तो नहीं बना हो सकता, ये तो क्लियर बात है। उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व जो किया उन्होंने देखा कि सिर्फ बीच में ऐसा स्पेस आ रहा है जहां से अल्फा पार्टिकल जा करके बैक आ रहे हैं, इसी को बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। यस बच्चों। और इस हैवी बॉडी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। बहुत बढ़िया चीज, ध्यान रखनी है इन चीजों को। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल देते हैं। यस, ये चीज ध्यान रखना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? इन्होंने बताया प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है जी, प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। इसके अंदर कौन हो जाते हैं? न्यूट्रॉन। इनको मिला करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। बहुत अच्छे से ध्यान देखिएगा। इस तरीके से डेविएट हो रहे थे, सम एंगल पे डेविएट हो रहे थे, माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको उन्होंने क्या किया था? सीन किया था। ठीक है जी, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ये अल्फा पार्टिकल है, एक को दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बच्चों, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। पहली सिंपल है बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल्स जो थे पास स्ट्रेट। आपको सर ने बताया कि सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। उसके बाद बच्चों सम ऑफ देम, कुछ ही ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट बैक हुए, मतलब बहुत बहुत छोटे एंगल से। उसके बाद फ्यू आर 90 या फिर 90 से ग्रेटर, कुछ हद तक जो थे वो 90 या फिर 90 से ग्रेटर में क्या चले गए बच्चों? डिफ्लेक्ट बैक हो गए। उसके बाद बच्चों बहुत ही कम ऐसे थे जो रिटर्न बैक आए। वो आपको पता था बीच वाले एरिया से ही आए थे, जहां पर उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया बात। स्केटरिंग जो होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है टू द टेंजेंट थिकनेस के। टेंजेंट थिकनेस का मतलब ये होता है उसके टेन थीटा के, मींस जितनी कम थिकनेस होगी, जितनी ज्यादा कम थिकनेस होगी, उतने ज्यादा जो है स्केटरिंग होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद बच्चों उन्होंने बताया जो अल्फा पार्टिकल होता है वो स्केटर्ड होता है पर यूनिट एरिया। याद रखना बच्चों, पर यूनिट एरिया। और स्केटरिंग एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द फोर्थ पावर ऑफ θ/2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यस, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 ऑफ θ/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n1/n2 इज इक्वल टू sin4 θ2/2 अपॉन sin4 θ1/2। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी सर ने आप लोग को चीज बताई थी कि भाई जैसे एक एटम होता है, एटम के बीच में जैसे यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल इधर पूरा नहीं जाएगा, इधर से जा करके वापस आ जाएगा। मैंने कहा था ना
फ्यू 180 डिग्री पर वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कितना डिस्टेंस पास तक गया, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद रखना बच्चों। अब ये आर नॉट जो होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई के बराबर होता है बच्चों। जेड यहाँ पर क्या होता है उसको ध्यान रखा करो, एटॉमिक नंबर याद रखा करो, क्या होता है एटॉमिक नंबर। के ई यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, एप्सिलॉन नॉट आपको पता होता है परमिटिविटी होती है, बाकी सब आपको पता है। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19 ऑफ कूलॉम, याद रखना है। अच्छा बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। स्मॉल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई। सबको सेम है, बस यहाँ पे 4 आया और कॉट थीटा बाई 2 आया। आपको ध्यान रखना होता क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंट्रल लाइन से लेके उस अल्फा पार्टिकल तक का, उसके वेलोसिटी वेक्टर तक का, ठीक है। जिस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल गया होगा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही क्या कहलाता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। नोट कीजिए बच्चों। हाँ जी, तो रदरफोर्ड फेलियर क्यों हुए? सबसे पहली चीज, ये कुड नॉट बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, नहीं दे पाए। कुड नॉट बी एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, किस तरीके से रिवॉल्व करता है, नहीं बता पाए। कुड नॉट बी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं बता पाए, ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बच्चों बोर्स मॉडल की बात करते हैं, इसके बाद ही बोर्स मॉडल आ गया, जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, 3 दिए, एक और मैं लिख दूंगा। पहला उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स में। उन ऑर्बिट्स को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। कौन से ऑर्बिट्स बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, याद रखा करिए बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। इमेजिनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर बच्चों कूलॉम्बिक फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कैसा रहता है बच्चों, बराबर रहता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कूलॉम्बिक फोर्स के कैसा रहता है, बराबर। मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कैसे रहता है, बराबर। यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जेड ई इंटू ई अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है जी। यही होता है ना जेड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था ना कूलॉम फोर्स, यस। तो इसके बराबर होता है, ठीक है जी। दूसरा है बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना L, वो ऑलवेज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ n। n मतलब होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, h अपॉन 2 पाई। और ये क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप बोलते हो mvr, याद रखोगे बच्चों। यानी कि यहां से एक रिलेशन निकल के आता है mvr इज इक्वल टू h अपॉन कितना 2 पाई। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी, नोट कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी इन अकर, जो भी रेडिएशन होती है इलेक्ट्रॉन के घूमते टाइम, वेयर द इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करता है फ्रॉम लोअर हायर रीजन, मतलब लोअर रीजन से हायर रीजन में, मतलब समझ रहे हो ना, हायर एनर्जी शेल टू लोअर वन, हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी में या फिर लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी में, तो वो क्या करता है, इस तरीके की एनर्जी को प्रोवाइड करता है, यस। जैसे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी है, तो इसमें तो जो रिलीज होगी एनर्जी वो कौन सी होगी, एच न्यू नॉट, ठीक है जी। आपको पता होगा इसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट में, इसे वेव फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। बहुत अच्छे से इसको याद रखा करो, ठीक है जी। अच्छा जी, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है? मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब, जैसे इन्होंने रेडियस कितनी दी, इन्होंने वेलोसिटी कितनी दी इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी, इन्होंने उसकी टोटल एनर्जी कितनी दी, ये सारी चीजें, ये टोटल एनर्जी होती है बच्चों जी, ठीक है जी, टोटल एनर्जी याद रखा करो, ठीक है, टोटल एनर्जी याद रखा करो, ठीक है जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब जरा सुनो मैथमेटिकल, आर आपको ऐसे निकालना है, आर इज इक्वल टू 0.53 अपॉन जेड एन स्क्वायर और इनटू में एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आपके पास होगी। और एक चीज ध्यान रखना, आर हमेशा प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ एन के, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, n के। यहाँ पर c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, z आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, r आपको पता है डिस्टेंस होती है, ठीक है जी। यहाँ से उन्होंने इसमें भी निकाल दिया k इक्वल टू माइनस v/2, ये शॉर्ट्स के लिए आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एनर्जी आई है, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से आर आ जाता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग, अभी इसकी आगे बात करेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको आपको अब ध्यान में रखना है, ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट मेरे बच्चों स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। अब इसमें क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला निकालना, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा उन्होंने डिफाइन किया, वो था वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर हमेशा ध्यान रखा करो 1 अपॉन लैम्डा होता है, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर
1/n(f²), f है यहाँ पर फाइनल, एंड माइनस 1/n² आई है यहाँ पर इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या है, जिस स्टेट में वो था एंड आप उसे कौन से स्टेट में पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, तो आप f की जगह पे अगर 1 है, देखो लाइमन सीरीज में क्या होगा, अगर 1 रखा है आपने इनिशियल यानी कि पहली में, तो आप यहाँ पे 2 3 से स्टार्ट करोगे। अगर बच्चे वो बार्मर सीरीज है तो बच्चे वहां पे आपका इनिशियल 2 में होगा तो आप 3 4 से स्टार्ट करोगे। ऐसे बच्चों अगर आप पास्चन होगा तो पास्चन में आप 3 वहां पे दे रखा होगा, आपको 4 से स्टार्ट करना होगा। ऐसी ब्रैकेट में आपको 4 यहाँ पे इनिशियल में दे रखा होगा, आपको 5 से स्टार्ट करना होगा। ऐसी पी फंड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखने हैं, रीजन। रीजन क्या होते हैं बच्चों कि भाई अगर लाइमन सीरीज है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रीजन होगा, अगर बार्मर सीरीज है तो वहां पे विजिबल रीजन होगा। ऐसी पास्चन है और ये तीनों है लास्ट के, तो इसमें आईआर रीजन होने के चांसेस रहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों लास्ट है बिल्कुल ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। क्या क्या चीज नहीं कर पाए, हर किसी की कुछ ना कुछ खामी जरूर होती है, तो वही चीज है। नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की तो निकाल लिए, बट हाइड्रोजन के बाद के एलिमेंटों का क्या, तो उसके बारे में नहीं बता पाए। ऐसी नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन ईच सेल, वो डिफाइन नहीं कर पाए। उसके बाद नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि कभी भी किसी एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड रखी जाए तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी और किस तरीके से बिहेव करेंगी, इस बात को भी ये नहीं बता पाए। एंड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। काफी हद तक ये नहीं कह सकते जो इन्होंने दिया है वो एक्यूरेट है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां थी, तो वो उस तरीके की वो भी डिफाइन नहीं कर पाए। आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये रिवीजन समझ आया होगा, और यदि बच्चों आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके इनको राइट करके याद कीजिएगा, और एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।